नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जातिवाद कास्ट नियम को समझने का प्रयास करेंगे। आज भारत देश में कुछ लोगों का यह मानना है कि जाति अभी भी जिंदा है और जाति कभी नहीं जाती। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम जातिवाद के आरंभ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जाति को समझने से पहले हम समझते हैं कि जाति किस भाग का अंग है। तो अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात की जाए तो उसमें मूलतः 4 वर्ण थे जो बाद में जाति में परिवर्तित हो गए, और प्रत्येक जाति में कुछ छोटे छोटे समुदाय होते हैं। जैसे शूद्र में जो काम करते हैं उनमें जो लोहे का काम करने लगते हैं उन्हें लोहार का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसे ही कुम्हार इत्यादि ये समुदाय होते हैं, तथा समुदायों से जाति बनती है, जाति से धर्म। जो जाति व्यवस्था है वो बेसिकली वर्ण व्यवस्था से आई थी। वर्ण व्यवस्था को आप एक ऐसी पिरामिड के रूप में देख सकते हैं जिसमें 4 स्तर थे, तथा प्रत्येक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए कर्म नामक सीढ़ी थी, यानी कि कर्म करके कोई भी व्यक्ति अपना स्तर बदल सकता था। 4 स्तर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के थे, जिनमें आप अपने कर्म के आधार पर किसी और स्तर में जा सकते थे। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बाद में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो जहाँ कर्म पर आधारित थी, वहीं जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, तथा इसमें कर्म नामक जो सीढ़ी थी वो हटा दी गई, तथा जो चारों स्तर थे उन्हें अब स्थिर कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी अपना स्तर को बदल नहीं सकता। इससे क्या हुआ कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आने लगे सोसाइटी में। वर्ण व्यवस्था में बेसिकली जो 4 वर्ण थे उनके काम हम आप लोग को बता दें। जो ब्राह्मण थे वो वैदिक कार्यों का संपादन करते थे, वहीं क्षत्रिय देश की रक्षा, देश का संचालन का काम करते थे। वैश्य जो थे वो व्यापार का काम करते थे, तथा शूद्र जो थे वो बाकी तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तथा यही जो कास्ट सिस्टम था इसने 2 तरीके से सोसाइटी में विभेद लाया। एक तो इसने समाज में 4 वर्गों में बांटा, तथा इसने पैट्रियार्कल फोर्स को भी बढ़ावा दिया। क्योंकि जब हमने अभी किसी ब्राह्मण का जिक्र किया तो आपके मन में एक मेल ब्राह्मण का ही नाम का चित्र बना होगा, तथा जब हम किसी क्षत्रिय की बात करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में एक मेल वॉरियर का ही चित्र आता होगा, ना कि किसी फीमेल ब्राह्मण का, और ना ही किसी फीमेल वॉरियर का। तो गाइस, जो कास्ट सिस्टम है उसका जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं लोग उसे मनुस्मृति मानते हैं। जो मनुस्मृति है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी हैं, परंतु जो मनुस्मृति में जो अच्छी चीज़ें हैं वो में वेदांत दर्शन में पहले से ही उपलब्ध है। जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तथा ऐसे कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें वेदांत दर्शन में भी मिल जाती हैं। इसलिए ठीक है, जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो। एकदम कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मनुस्मृति है उसे ज़्यादातर राजाओं ने अपने जो किया है अपने राज्य का संविधान नहीं बना रखा था। हालांकि हम लोग अब ये समझते हैं कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया। तो गाइस, जब तक काम विभाजित थे तब तक कुछ ज़्यादा विभेद नहीं थे, परंतु जब हमारे दिमाग में दृष्टि पैदा हो गई कि ये जो वर्क है ये इन्फीरियर है तथा ये वर्क है ये सुपीरियर है, तो इससे क्या हुआ कि हमने न केवल काम को बांटा बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों के प्रति भी हीनता का भाव रखा, तथा इसके बाद वर्णानुसार कर्म पालन को ही धर्म पालन से जोड़ दिया गया और धर्म पालन को ही न्याय से। इससे क्या हुआ, स्टीरियोटाइप्स बनने लगे। जैसे कि कहा गया कि अगर आप अपना कर्म ठीक से करते हैं, जिस कर्म में लिप्त हैं आप उसी में लिप्त रहते हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो आपको नरक मिलेगा। इससे क्या हुआ कि समाज जो है वो आवाज़ उठाना बंद करने लगा, क्योंकि कर्म पालन पे ही ज़्यादा ध्यान देने लगा। हालांकि कर्म पालन जो है वो अपना करते रहना चाहिए, परंतु जो वर्ण व्यवस्था बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई
उससे क्या हुआ कि समाज बहुत ज़्यादा वर्गों में विभाजित हो गया। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि जो वर्णा सिस्टम है उसमें जहाँ 4 जातियाँ थी, वहीं कास्ट सिस्टम में इतनी ज़्यादा जातियाँ कैसे हो गई? तो गाइस इसके कई कारण हैं। पहला तो है कि उस काल में लोग घूमते रहते थे। ऐसे ही हमें इतिहास में पता चलता है कि जो बंगाल के कायस्थ हैं और गुजरात के ब्राह्मण हैं, उनका मूल एक ही है, परंतु जो बंगाल के कायस्थ हैं उन्होंने खेती का पेशा अपना लिया, इसलिए उन्हें वहाँ पे कायस्थ का दर्जा दे दिया गया। परंतु उनकी भाषा तथा कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है। तथा कुछ लोग मानते हैं कि अंतरजातीय विवाह ने भी कई ज़्यादा जातियों को जन्म दिया। वहीं B.R. अम्बेडकर अपनी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बताते हैं कि कैसे काफ़ी ज़्यादा जातियाँ आई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जातियों के उद्भव के बारे में अपने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में बताया है। तथा वे साथ में ये भी कहते हैं कि जो वेद है, वेदाव ने काष्णिवम में जो वेदाव को डिफाइन किया गया है, कोई भी एक वेद दूसरे वेद की पुष्टि नहीं करता है। B.R. अम्बेडकर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने कास्ट सिस्टम पे प्रहार करते हुए उसके उद्भव के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के 90 सूक्त में इस प्रकार कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के फर से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके तलवों से। तो गाइस ये जो सूत्र है ये ऋग्वेद में दिया गया। वहीं अथर्ववेद में कुछ और सूत्र दिया गया जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें इसके द्वारा B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो एक वेद है वो भी दूसरे वेद की काष्णिवम में पुष्टि नहीं करता है। अर्थात जो चारों वेद हैं उनमें भी कास्ट सिस्टम के उद्भव को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हालांकि जो 90वां सूक्त है जो ऋग्वेद में था, जिसे हमने अभी आप लोगों को दिखाया, उसे सबसे ज़्यादा प्रामाणिक सूत्र माना जाता है काष्णिवम के उद्भव पे। तथा B.R. अम्बेडकर इस जाति व्यवस्था को प्लेटो के सामाजिक सिद्धांत से जोड़ते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि जो प्लेटो का सामाजिक सिद्धांत था जिसमें उसने 3 समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था, पहला रूलिंग क्लास, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। वे कहते हैं कि जहाँ प्लेटो ने 3 वर्गों में बांटा था, वहीं कास्ट सिस्टम ने समाज को 4 वर्गों में बांट दिया। तथा वे इनकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि प्लेटो का सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग विशिष्ट वर्ग में निर्जीव व्यक्तियों की तरह डाल देना मनुष्य व उसकी शक्तियों के प्रति उसके सतही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। प्लेटो को शायद इस बात का सम्यक ज्ञान नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, वह 100% अन्य की तरह नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग वर्ग होता है। वह इस तथ्य को पहचान नहीं सका कि एक व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्तियों के असंख्य योग हो सकते हैं। लोगों का वर्गों में विभाजन पूर्णतः असंगत होगा तथा जैसे प्लेटो के गणराज्य की कल्पना असफल हुई, वैसे भी चतुर्वर्ण का सिद्धांत भी असफल होगा। तथा हम इसको ये आज देख भी सकते हैं क्योंकि जहाँ पहले 4 वर्ण थे, आज वे हजारों जातियों में बटे हुए हैं। तथा गाइस इसके बाद हम कास्ट और रिजर्वेशन पे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। जो गाइस कास्टनिज्म और रिजर्वेशन है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। तो गाइस रिजर्वेशनों को समझने के लिए हम लोग पहले जानते हैं भारत की जाति गणना को। तो गाइस जो सेंसस हुआ था जाति गणना, उसमें भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ बताई गई थी। ये मैं अभी का तो सेंसेक्स नहीं हुआ है गाइस, ये पुराना है जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें कहा गया था कि जो 20 करोड़ है वो SC की पॉपुलेशन है तथा इसके बाद जो 10 करोड़ है वो ST की पॉपुलेशन है तथा जो OBC है उसकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा विभेद है। तो मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि जो OBC की अनुमानित पॉपुलेशन है वो लगभग 50% बताई जा रही है। हालांकि जो OBC की पॉपुलेशन है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। तथा अब आइए जानते हैं कि जो 20 करोड़ SC हैं उनको जो रिजर्वेशन था वो 16% दिया गया था। तथा ऐसे ही अगर आप जो फुल देखेंगे पॉपुलेशन में तो वो कुछ अगर 100% पॉपुलेशन में देखा जाए तो 25% जनरल है और कुछ 75% बैकवर्ड क्लासें हैं।
जिसमें 50% रिजर्वेशन दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस को, तथा बाद में EWF आता है जिसके कारण जो रिजर्वेशन है वो बढ़ जाता है। तथा इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि चाहे 50% रिजर्वेशन हो या 60%, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु मेरिट को मान्यता बहुत कम दी जा रही है, 40% ही दी जा रही है, तथा 60% रिजर्वेशन को मान्यता मिल रही है गाइस। लेकिन अब हम समझते हैं कि जो रिजर्वेशन जिनके लिए निर्धारित किया गया है क्या उन्हीं को मिल रहा है, क्योंकि गाइस जो रिजर्वेशन तक पहुंचने के लिए आप लोग को इंडियन एजुकेशन सिस्टम से गुजरना होगा। तो गाइस वहीं देखा जाए तो अगर एक दलित बच्चे को या एक गरीब बच्चे को प्राइमरी की एवरेज फीस आज भारत में 6,000 पर ईयर है, वहीं सेकेंडरी स्कूल की जो फीस है वो 8 से 10,000 रुपये है। अगर टोटल बात की जाए एक बच्चे को अगर अपनी स्टडीज़ को पूरा करना है तो लगभग फीस जो 70 से 80,000 रुपये आती है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक जो सही में दलित है, जो सही में गरीब है, क्या उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने बच्चे को 70 से 80,000 रुपये कमा के उसे रिजर्वेशन का फ़ायदा दिला सके? तो गाइस हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। आफ्टर 12th कुछ एग्ज़ाम होते हैं जैसे CUET जिनमें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, हालांकि उसके बाद भी रिजर्वेशन का असली लाभ उठाने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी होती है जिसमें और पैसा लगता है। तो गाइस दलित का अगर मतलब मैं आर्थिक तौर पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दलित शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तौर पे लिया जाता है, परंतु आज अगर हमें कास्ट सिस्टम पे देखना है तो कास्ट सिस्टम आज भी कुछ इलाकों में ज़िंदा है, जैसे कि कास्ट स्टिकर, जिसमें लोग कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाती। आज आप लोग को कास्ट स्टिकर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में दिख जाएंगे। लोग अपनी गाड़ियों पे बेसिकली कास्ट स्टिकर्स लगाते हैं। गर्व है मुझे राजपूत होने पे। अपनी जाति पे गर्व करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु फिर अहंकार में परिवर्तित कर देना। लोग कर लेते हैं आपस में, किसी ने टक्कर मार दी गाड़ी में पीछे से, पता लगा वो भी राजपूत ही है तो वो छोड़ देते हैं फिर आपस में। और इनके राजपूत नहीं है तो नहीं मैम, फिर तो दिक्कत होनी है जो भी होनी है। गाइस जब वे कह रहे हैं कि हम अगर वो राजपूत नहीं हुआ तो जो होगा वो देखा जाएगा, गाइस यहाँ से पता चल रहा है कि कास्ट नियम आज फिर से ह्यूमैनिटी को दबा रहा है, क्योंकि गाइस इंसान की दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, ना कि कास्ट स्टिकर्स के, कास्ट नियम के, कि अगर राजपूत होगा तभी बात करेंगे वरना नहीं। हालांकि जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा विविधता वाला देश है, जहाँ कदम कदम पर भाषा तथा पानी बदल जाते हैं, तो ऐसे देश में ऐसी समस्या होना तो लाजमी है। परंतु अगर आप देखेंगे तो आज अगर कास्ट नियम के जो विभेद चल रहा है, वैसे ही पुराने समय में भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो आर्यों और द्रविड़ों का जो संघर्ष है और बाद में मित्रता, ये एक ऐतिहासिक उदाहरण है। क्योंकि गाइस जो कास्ट नियम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ता है, तथा ऐसे ही हमें पता चलता है कि जैसे आर्य और द्रविड़ भी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं लड़ पाते था, बाद में मित्रता हो गई। ये हमें एक ऐतिहासिक तौर पे बताता है कि जो लोग हैं ज़्यादातर छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं लड़ सकते। हालांकि हमारे जो भारत है उसमें एक सिद्धांत, कर्मफल का सिद्धांत काफ़ी अच्छा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, परंतु उसके स्तर पे उसका गलत इस्तेमाल करना और जो चारों स्तरों को संगठित कर देना एकदम, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। कर्मफल के सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम आपको आज बताते हैं कि कास्ट नियम कैसे कास्ट नियम को ओवरटेक किया जा सकता है। पहली तो है गाइस फील्ड ऑफ साइंस, और आज इसके उदाहरण हम लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसने भारत में काफ़ी ज़्यादा समन्वय हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। वहीं दूसरी फील्ड है संतों की तथा सूफियों की, जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि जातु न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और तथा वहीं रहीम दास जी कहते हैं जन्म जात ना पूछिए, का जात अरुपात, रैदास सब पूत प्रभु के, कोई जात नहीं कुजात। गाइस हम आपसे कहना चाहेंगे कि बी ह्यूमन नॉट अ स्टीरियोटाइप। तथा नंबर 3 जो आता है
गैव पाखंडी बाबाओं का विरोध करना चाहिए, जो बाबा आप लोगों को धर्म तथा जाति के नाम पे लगातार बांटते रहते हैं। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। तथा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें वस्तुओं की तरह नहीं देखना चाहिए। गैव आज मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं। इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति भी नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग यहां से ही तो वापस करेंगे। लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आप सांप्रदायिक रहेंगे तब तक आप जातिवाद को भी बढ़ावा देंगे। इसलिए जातिवाद तथा सांप्रदायिकता एक दूसरे के पूरक है। जो जातिवाद करता है वो सांप्रदायिक भी हो सकता है। इसलिए गाइस मैं आपसे कहूँगा, ना तो आप हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दीजिए, ना ही जातिवाद को। बी ह्यूमन, नॉट अ स्टीरियोटाइप। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे इस वीडियो में आप लोगों को कोई कमी लगी हो तो उसे कमेंट करें।